आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है बेटा BDS यूट्यूब चैनल पर। बड़ा उम्मीद करता हूँ आप घर पर ही होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है बेटा, कोरोना नियमों का आपको भली भांति जो है आपको पालन करना है। ध्यान दीजिएगा बेटा, सीधा मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ ना बेटा, सीधा ही अपने टॉपिक पे चलते हैं अपन, जहाँ अपना ज्योग्राफी का ऑलरेडी जो अपन ने टॉपिक छोड़ा हुआ है पहले से, समझ में आ गया। तो हमारा बेटा उसके बाद से अगला जो हमारा प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि जनसंख्या संगठन या जनसंख्या संरचना से आपका क्या अभिप्राय है, समझ में आ गया। और जनसंख्या संगठन की प्रमुख क्या बतलाइए, विशेषताएं बतलाइए, समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न के अंदर जो क्लियर करेंगे वो हम क्लियर करेंगे जनसंख्या संरचना से हमारा क्या अभिप्राय है, या जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं, समझ में आ गया। या कहें तो बेटा जनसंख्या संरचना में किन किन बातों का जो है क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, इस बात का जो है हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। जो बच्चे यहाँ जुड़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लास के लिए जुड़ रहे हैं, समझ में आ गया, वो सभी प्यारे बच्चे जो हैं बेटा, है ना, वो सभी प्यारे बच्चे जो हैं अपनी नोटबुक और अपना पेन अपने साथ रखें, समझ में आ गया। जो ज्योग्राफी की क्लास आपकी यहाँ से लागू की जा रही है इसको बराबर आपको नोटिस करना है। जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ गया, ये आपका सिलेबस का ही चल रहा है बेटा टोटल, ठीक है ना। आपका आउट ऑफ सिलेबस कोई भी टॉपिक यहाँ नहीं चल रहा है, समझ में आ गया। लेकिन अपन कोई भी टॉपिक अगर पढ़ रहे हैं तो उसको कैसा पढ़ रहे हैं, डीपली पढ़ रहे हैं, जो कि आगे तक जो है बेटा हमारे क्या आने वाला है, काम आने वाला है, समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न के अंदर जो क्लियर करेंगे बेटा, वो हम क्लियर करेंगे कि जनसंख्या संगठन या संरचना किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ बेटा आपको परिभाषा निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, कि जनसंख्या संरचना, ठीक है, या इसको मैंने कह दिया संगठन, ठीक है ना। तो जनसंख्या संरचना या संगठन के अंदर क्या होता है कि किसी भी प्रदेश के अंदर, ध्यान से सुनिएगा बेटा, है ना, क्या कह रहा हूं मैं आपको, है ना, कि जनसंख्या संरचना या इकाई के अंदर, जनसंख्या संगठन के अंदर किसी भी प्रदेश के अंदर क्या करने वाली, निवास करने वाली जनसंख्या की जो सामाजिक विशेषताएं होती हैं, है ना, कौन सी विशेषताएं होती हैं, सामाजिक विशेषताएं होती हैं। उन सभी सामाजिक विशेषताओं जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आयु संरचना, लिंग संरचना, भाषाई संरचना, धार्मिक संरचना, समझ में आ गया, जातीय संरचना, जन्म का स्थान, निवास का स्थान, मानवीय प्रजातियों के लक्षण एवं जनजातियों, इसके अलावा साक्षरता का भी क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो इसे कहते हैं अपन क्या, जनसंख्या संरचना कहते हैं, या इसे ही याद रखना जनसंख्या संगठन के नाम से जाना जाता है। मैं आपको यहाँ परिभाषा लिख देता हूँ बेटा, है ना। तो जनसंख्या संरचना हमारे यहाँ पे टॉपिक आया हुआ है, या इसी को मैंने कह दिया जनसंख्या संगठन, क्या कह दिया भाई, इसी को मैंने नाम दे दिया है जनसंख्या संगठन। तो आप भी बेटा याद रखना बारी बारी से अपनी कॉपी के अंदर, जो मैं आपको यहाँ ब्लैक बोर्ड पे नोटिस करा रहा हूँ, समझ में आ गया, उन सारे टॉपिकों को बारी बारी से आपको भी यहाँ क्या करना है, क्लियर करना है। तो ध्यान दीजिएगा क्या परिभाषा बनेगी ना। तो मैं लिख रहा हूँ बेटा ना कि किसी प्रदेश में निवास करने वाली, किसी प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या, किसी प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या की सामाजिक विशेषताओं, जैसा कि मैंने आपको बोलते समय भी ये बताया था, ठीक है ना। तो किसी प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या की सामाजिक विशेषताओं का याद रखना, सामाजिक विशेषताओं का बराबर क्या करना, अध्ययन करना, क्या करना, सामाजिक विशेषताओं का अध्ययन करना ही याद रखना क्या कहलाता है, जनसंख्या संरचना, क्या कहलाता है, जनसंख्या संरचना कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, जनसंख्या संरचना कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप नोटिस करें, ठीक है बेटा, आगे तक आपको ये लेसन जो है, ठीक है, अग्रिम भविष्य में आप जब कभी भी कंपटीशन का एग्जाम देने के लिए आप मैदान में उतरोगे तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ये जनसंख्या वाला जो आपका पूरा चैप्टर है, ठीक है, पूरा चैप्टर काई पर आधारित है, आंकड़ों पर आधारित है, ठीक है ना बेटा, काई पर आधारित है, आंकड़ों पर आधारित है, समझ में आ गया। तो करंट अफेयर के लिए यहाँ कहीं ना कहीं कहें तो प्रश्न बनकर आ जाता है, समझ में आ गया। 2011 की जितने भी आंकड़े आपने यहाँ इस लेसन के अंदर पढ़े हुए हैं, आपको बारी बारी से उनको क्या करना है, याद करना है, क्योंकि आगे तक ये जो आंकड़े हैं हमें क्या आने वाले हैं, काम आने वाले हैं, समझ में आ गया। तो बेटा देखिए जनसंख्या संरचना की परिभाषा क्या बनी कि किसी प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या की सामाजिक विशेषताओं का, किनका बेटा, सामाजिक विशेषताओं का बराबर क्या करना, अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, जनसंख्या संरचना या जनसंख्या संगठन कहलाता है, समझ में आ गया। देखना बेटा कोष्टक में यहाँ ऐड कर लेना आप कि जनसंख्या संरचना में जनसंख्या की कौन कौन सी, किनका, जनसंख्या की कौन कौन सी बेटा सामाजिक विशेषताओं, जैसे याद रखना इसी जनसंख्या संगठन के अंदर याद करें बेटा आयु संरचना, काई का भाई, आयु संरचना,
या कहें तो आयु संरचना के अलावा लिंग संरचना, ठीक है ना, लिंग संरचना। इसी के अंदर आगे चलें तो धार्मिक संरचना, किसका भाई, धार्मिक संरचना। इसी के अंदर आगे चलें तो आ जाता है भाषाई वर्ग या भाषाई संरचना, ठीक है ना। इसके अलावा मानवीय प्रजातियों के लक्षणों का, किनका भाई, मानवीय प्रजातियों की, किनका भाई, लक्षणों का। और मानवीय प्रजातियों के लक्षणों के बाद आगे चलें तो यहाँ याद रखना जनजातियों का, किनका भाई, जनजातियों का, ठीक है। इसके अलावा याद रखना वैवाहिक स्थिति का, काई का, वैवाहिक स्थिति का। ध्यान दीजिएगा बेटा, है ना, ध्यान से पढ़िएगा, आपको आराम से पढ़ना है, ठीक है ना, कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। ध्यान से पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि जनसंख्या संरचना के अंदर, किसके अंदर बेटा, जनसंख्या संरचना के अंदर आयु संरचना का भी अध्ययन किया जाता है, लिंग संरचना का भी अध्ययन किया जाता है, धार्मिक संरचना का भी अध्ययन किया जाता है, भाषाई संरचना का भी अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा आगे निकालें तो मानवीय प्रजातियों के लक्षणों का भी अध्ययन किया जाता है। समझ में आ गया। इसके बाद आगे चलें तो यहाँ निकालिए जनजातियों का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा आगे निकालें तो वैवाहिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा इसी में आगे निकालें तो बन जाता है ग्रामीण नगरीय संगठन। क्या बन जाता है, ग्रामीण नगरीय संरचना या संगठन, बात ही किया। समझ में आ गया। तो ग्रामीण नगरीय संरचना का भी अध्ययन किया जाता है। इसी के अंदर बात करें आगे, ठीक है बेटा, इसी के अंदर बात करें आगे तो श्रमजीवी जनसंख्या का, किसका भाई, श्रमजीवी जनसंख्या का भी क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा इसी के अंदर बात करें तो याद रखना काय का भी अध्ययन किया जाता है, साक्षरता का, काय का बेटा, साक्षरता का जो है अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको यहाँ लिख दूँ तो निवास के स्थान का भी क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। और लास्ट में आपको मैं यहाँ लगा देता हूँ आदि चीज़ों का या कहीं तो बेटा आदि विशेषताओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। समझ में आ गया। तो यहाँ तक आपको नोटिस करना है। समझ में आ गया। ध्यान दीजिए बेटा। तो हमें क्या निकालना है कि जनसंख्या संगठन या जनसंख्या संरचना से आपका क्या अभिप्राय है। तो जनसंख्या संगठन का मतलब क्या हुआ कि जनसंख्या संगठन के अंदर याद रखना बेटा किसी भी प्रदेश में, है ना, किसी भी प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या की, समझ में आ गया बेटा। तो किसी भी प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या की सामाजिक विशेषताओं का, जैसे सामाजिक विशेषताओं जैसे, है ना, ऐसे भी निकाल देना, ठीक है ना बेटा। तो सामाजिक विशेषताओं जैसे, है ना बेटा, काई का, आयु संरचना का, आयु का मेरा कहने का मतलब आयु का, लिंग का, समझ में आ गया, धार्मिक संरचना का, भाषाई संरचना का, समझ में आ गया, वैवाहिक स्थिति का, साक्षरता का, समझ में आ गया, साक्षरता का, मानवीय प्रजातियों के लक्षणों का, जन्म के स्थान का, निवास के स्थान का, समझ में आ गया, या कहें तो जनजातियों का आदि क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो इन सब से मिलकर बन जाता है आपका जनसंख्या संरचना या इसी को कहा जाता है जनसंख्या संगठन के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ बेटा यहाँ तक जो है आपको टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। समझ में आ गया बेटा। तो यहाँ तक जो है हमने निकाला, ये आंसर जो बन गया हमारा काय का बन गया है बेटा, इसी को कहा जाता है जनसंख्या संगठन कहा जाता है, या कहूँ तो बेटा इसी को ही जनसंख्या संरचना के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, 12th क्लास के स्टूडेंट्स ध्यान देना बेटा, क्या कह रहा हूँ मैं, ना नोटिस करना क्या कह रहा हूँ कि जनसंख्या संगठन या जो जनसंख्या संरचना हम पढ़ रहे हैं, समझ में आ गया, ये टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, इस जनसंख्या संरचना या जनसंख्या संगठन की मैं यहाँ 5 विशेषताएं निकालूंगा। समझ में आ गया। और उनको थोड़ा हमें डीपली पढ़ना है क्योंकि वो आपकी बुक्स के अंदर भी डीपली हैं। समझ में आ गया, गहराई से लिखी हुई हैं, उनका हमें थोड़ा थोड़ा यहाँ पे क्या करना है, वर्णन करना है। समझ में आ गया। तो जनसंख्या संरचना या जनसंख्या संगठन की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनमें पहला देखना बेटा ना, पहला बन जाता है आपका भाषाई संगठन या भाषाई संरचना। समझ में आ गया। दूसरा बन जाता है आपका, दूसरा निकालें तो धार्मिक संरचना, कौन सा बन गया, धार्मिक संरचना। तीसरा निकालें तो बन गया ग्रामीण नगरीय संरचना, बन गया। चौथा निकाल रहा हूं बेटा, ध्यान दीजिएगा, हालांकि मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे भी नोटिस करूंगा लेकिन आपको मुंह जुबानी आपको मैं बोल के बता रहा हूं। समझ में आ गया। तो चौथा जो हमारा आएगा, जिसको अपन किसके अंदर अध्ययन करते हैं, जनसंख्या संरचना या जनसंख्या संगठन के अंदर जिसका हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो चौथा जो हमारा पॉइंट बनेगा वो बनेगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, श्रमजीवी जनसंख्या की संरचना, बन गया। और एक और निकलेगा आपका लास्ट में पांचवा कि व्यावसायिक संरचना। समझ में आ गया, क्या बनेगा, व्यावसायिक संरचना या इसी को कहा जाता है कि व्यावसायिक स्तर पर, समझ में आ गया, कौन से स्तर पर, व्यावसायिक स्तर पर श्रमजीवी जनसंख्या का क्या वर्गीकरण, क्या बनेगा, वर्गीकरण। समझ में आ गया। तो ये 5 पॉइंट, 5 बिंदु जो है हमें इनका भी बारी बारी से आगे, इससे आगे, समझ में आ गया, क्योंकि ये क्या बनी है जो मैंने आपको बोल के बताई हैं, ये जनसंख्या संरचना या जनसंख्या संगठन की क्या बनी है, विशेषताएं बनी हैं। समझ में आ गया। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, यहां तक मैंने आपको नोटिस करा दिया है। मैं यहां से आगे ब्लैक बोर्ड को साफ करते हुए बेटा, आगे मिटालते हुए, ठीक है ना, आगे चल रहा हूं, ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा।
तो जनसंख्या संरचना हो गया बेटा ये। जनसंख्या संगठन की विशेषता जो हमने निकाली, किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, मैं एक बार वैसे ही आपको रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। लिख तो आपने लिया होगा बेटा, उम्मीद करता हूँ। तो जनसंख्या संरचना या जनसंख्या संगठन का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रदेश में निवास करने वाली, कोई भी प्रदेश है, XYZ कोई भी प्रदेश है ना, और इस प्रदेश में निवास करने वाली, समझ में आ गया, इस प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या की बेटा याद रखना कौन सी विशेषताओं का, सामाजिक विशेषताओं का। कौन सी विशेषताओं का भाई, सामाजिक विशेषताओं का जो है याद रखिएगा बेटा, क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। समझ में आ गया। तो ये कहलाती है जनसंख्या संरचना। और सामाजिक विशेषताओं जैसे आपको बता दिया, आयु है, लिंग है, साक्षरता है, समझ में आ गया, वैवाहिक स्थिति है, मानवीय प्रजातियों के क्या है लक्षण हैं, समझ में आ गया, जनजातियां हैं, जन्म का स्थान है, निवास का स्थान है, समझ में आ गया, आदि चीज़ों का जो है क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तब जाकर क्या बन जाता है हमारा बेटा, जनसंख्या संगठन, या क्या बन जाता है, जनसंख्या संरचना बन जाती है। समझ में आ गया। तो सबसे पहले देखिएगा बेटा ना, सबसे पहले मैं आपको जो जनसंख्या संगठन या जनसंख्या संरचना की जो विशेषताएं हैं, इनमें सबसे पहले अपन जो पढ़ेंगे, निकाल रहा हूं मैं, है ना बेटा, सबसे पहला जो अपन पढ़ेंगे वो निकाल दिया बेटा मैंने आपको, भाषाई संरचना। क्या निकाल दिया, भाषाई संरचना या भाषाई संगठन। बात एक ही है। इस वाले टॉपिक को क्लियर करने से पहले आप मुझे पहले ध्यान से सुनिएगा। समझ में आ गया। आपको मैंने पिछली वीडियो में छोड़ दिया है ऑलरेडी। समझ में आ गया, क्या छोड़ दिया है, लगभग इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ा दिया है। समझ में आ गया, कैसे पढ़ा दिया है, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, है ना, कि भाषाई संरचना के अंदर अधिकांश याद रखना कि कहें तो बेटा भारत को जो है बेटा याद रखिएगा, भाषाई विविधताओं वाला देश कहा जाता है। समझ में आ गया, भाषाई विविधताओं वाला देश कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि भारत देश में याद रखना अनेक प्रकार की क्या बोली जाती हैं, बोलियां बोली जाती हैं, या अनेक प्रकार की भाषाएं जो हैं भारत में बोली जाती हैं। हर प्रांत की, हर प्रदेश की लगभग अपनी जो है एक क्या पाई जाती है, स्थानीय भाषा पाई जाती है। समझ में आ गया। इसीलिए याद रखिएगा, भारत को याद रखना भाषाई विविधता वाला देश कहा जाता है। समझ में आ गया। तो हम मतलब मेरा कहने का मतलब क्या था बेटा ना, कि भाषाई संरचना के अंदर हम किन किन बातों का अध्ययन करेंगे, लगभग हमारे देश में जो भाषाई विविधताएं पाई जाती हैं उन्हीं चीज़ों का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। समझ में आ गया। तो ध्यान दीजिएगा बेटा ना, तो भाषाई संरचना का मतलब ध्यान दीजिएगा बेटा, मैंने आपको पहले बताया था, नोटिस करना बेटा, पहला पॉइंट है ना, कि भारत को अगर बात करें भाषा परिवारों की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, भाषा परिवारों की दृष्टि से, ठीक है ना। तो भाषा परिवारों की दृष्टि से भारत को याद रखना लगभग कितने भागों में, 4 भागों में, है ना। या कहें तो भारत में भाषा परिवारों के प्रमुख कितने प्रकार पाए जाते हैं, 4 प्रकार पाए जाते हैं, है ना। भाषा परिवार की 4 प्रमुख जो है क्या पाए जाते हैं, प्रकार पाए जाते हैं। देखना बेटा ना, 4 प्रमुख प्रकार पाए जाते हैं, जिसमें ध्यान दीजिएगा बेटा, पहला है ना, जिसमें मैंने आपको पहला भी बता दिया, भारतीय यूरोपीय आर्य, ठीक है बेटा, भारतीय यूरोपीय आर्य। दूसरा यही आपको पास में निकाल रहा हूँ ना, जो दूसरा भाषा परिवार है भारत में, द्रविड़, कौन सा है बेटा, द्रविड़ भाषा परिवार बन गया। तीसरा मैं आपको यहाँ निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। तीसरा जो बनेगा आपका ऑस्ट्रिक, क्या बनेगा, ऑस्ट्रिक बन गया। ऑस्ट्रिक जिसका दूसरा नाम भी मैंने आपको बताया था, इसको दूसरा नाम अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, निषाद के नाम से भी जाना जाता है, आ जाएगा। इसके बाद में चौथा यहाँ मैं आपको निकाल रहा हूँ, जो भारत का चौथा भाषा परिवार है। समझ में आ गया, ध्यान दीजिएगा, उसका नाम मैंने आपको बताया था चीनी तिब्बती। क्या नाम पड़ जाएगा भाई, चीनी तिब्बती भाषा परिवार, ठीक है ना। और चीनी तिब्बती का भी याद रखना बेटा, मैंने आपको दूसरा नाम बताया था कि इसे भी याद रखना बेटा, एक और अन्य काय के नाम से जाना जाता है, किरात के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो भारत में जो भाषा परिवार हैं, इन भाषा परिवारों को प्रमुखता कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया है। समझ में आ गया। कौन कौन से 4 भाग हैं, ध्यान दीजिएगा, भारतीय यूरोपीय आर्य, कौन सा आ गया, भारतीय यूरोपीय आर्य। दूसरा आ गया आपका द्रविड़, कौन सा आ गया, द्रविड़ भाषा परिवार। तीसरा आ गया आपका ऑस्ट्रिक, जिसको मैंने एक और अन्य नाम क्या दे दिया, निषाद। और चौथा जो आपका भाषा परिवार बना है वो बन गया आपका चीनी तिब्बती, या इसको जाना जाता है किरात के नाम से भी जाना जाता है, आ जाएगा। हालांकि एक और होता है जिसको अन्य भाषा परिवार कहते हैं, या अन्य परिवार कह दीजिए आप इसको, है ना, अन्य भाषा परिवार कह दिया। अब मैंने आपको बेटा ध्यान दीजिएगा, पिछली वीडियो आप लगातार देख रहे हैं, तो मुझे ये लगभग उम्मीद है कि आप
कवर करते हुए चल रहे होंगे घर से। समझ में आ गया? जो भी टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं आप नोट्स बना रहे होंगे और उनको बारी बारी से आप उनको क्या कर रहे होंगे, रिवाइज भी कर रहे होंगे, अध्ययन भी कर रहे होंगे। मेरा कहने का मतलब ये है। समझ में आ गया? तो आपको याद आना चाहिए क्या, कि याद रखना बेटा, मैंने आपको बता दिया पहले कि भारतीय यूरोपीय आर्य परिवार जो है, इस भाषा परिवार की लगभग कितने प्रतिशत भाषाएं, 73% जो है क्या बोली जाती हैं, भाषाएं बोली जाती हैं। जबकि द्रविड़ भाषा परिवार की लगभग कितने प्रतिशत, 20% जो है क्या बोली जाती है, भाषाएं बोली जाती हैं। अब मैं आ जाता हूं यहाँ पे ऑस्ट्रिक निषाद, किस पर आ जाता हूं, ऑस्ट्रिक या निषाद जो आपका भाषा परिवार है बेटा, इस भाषा परिवार की मैंने आपको बताई थी लगभग 1.38% जो भाषाएं हैं वो कौन से भाषा परिवार से बोली जाती हैं, ऑस्ट्रिक या निषाद भाषा परिवार से बोली जाती हैं। इसके अलावा बचा हमारे पास में कौन सा, चीनी तिब्बती, और चीनी तिब्बती भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं वो लगभग कितने प्रतिशत में बोली जाती हैं, 0.85% की मात्रा में जो है बोली जाती हैं। बोलो यहाँ तक आपको जो है मैंने ऑलरेडी आपको करा रखा है कि नहीं करा रखा है। बात आ जाती है बेटा अन्य भाषा परिवार की, तो अन्य भाषा परिवार का प्रतिशत भी मैंने आपको निकाला था कि लगभग कितना, कि लगभग 4 पॉइंट कितना बेटा, 77 समझ में आ गया, यानी कि 4.77 समझ में आ गया। और 4.77 जो प्रतिशत निकल के आया है ये अन्य भाषा परिवार का निकल कर आया है, जिसको हमने 5वीं कैटेगरी में रखा है। समझ में आ गया, 5वीं श्रेणी में रखा है। लेकिन हमें तो ये 4 मुख्य भाषा परिवार जो है हमें क्या करने हैं, याद रखने हैं। पहला ध्यान दीजिए भारतीय यूरोपीय आर्य, दूसरा बन गया कौन सा, द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा बन गया ऑस्ट्रिक या निषाद भाषा परिवार। इसके अलावा अगला बन गया बेटा चीनी तिब्बती, जिसको मैंने एक और अन्य नाम क्या दे दिया, किरात। ठीक है, भारतीय यूरोपीय आर्य, ठीक है, भारतीय यूरोपीय आर्य। और दूसरा कौन सा है, द्रविड़ भाषा परिवार। ठीक है ना। तो भारत की लगभग 98% भाषाएं जो हैं उनका संबंध जिस भाषाई परिवार से या कहें तो किन 2 समूहों से सर्वाधिक पाया जाता है, तो इन 2 समूहों से। समझ में आ गया। तो भारत की लगभग 98% जो भाषाएं हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा क्या कह रहा हूं ना, भारत की लगभग 98% जो भाषाएं हैं उनका संबंध प्रथम 2 समूहों से है। समझ में आ गया। प्रथम 2 भाषा समूह कौन कौन से हैं, भारतीय यूरोपीय आर्य, ठीक है बेटा, कौन सा है, भारतीय यूरोपीय आर्य, और दूसरा निकाल लीजिए कौन सा हो जाएगा, द्रविड़ भाषा परिवार। समझ में आ गया। तो देश की लगभग याद रखना 98% जो भाषाएं हैं, समझ में आ गया, इन 98% भाषाओं का संबंध याद रखना किनसे है, प्रथम 2 भाषाई परिवारों से है। समझ में आ गया, या कहें तो प्रथम 2 भाषाई समूहों से है। समझ में आ गया। और प्रथम 2 भाषाई समूह कौन कौन से हैं, एक तो आ गया भारतीय यूरोपीय आर्य, और दूसरा कौन सा आ गया, द्रविड़। कौन सा आ गया बेटा, द्रविड़। समझ में आ गया। अच्छा बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ आगे कि जो आपका बेटा ये भाषा परिवार है आपका कौन सा, भारतीय यूरोपीय आर्य। हालांकि मैंने आपको बता दिया ना। तो भारतीय यूरोपीय आर्य भाषा परिवार जो है याद रखना कि भारत की जो कुल जनसंख्या है उस कुल जनसंख्या के लगभग याद रखना बेटा कितने चौथाई, 3/4 है ना, 3/4 जनसंख्या के द्वारा या जनसंख्या का जो 3/4 भाग है ये लगातार याद रखना कौन सी भाषा परिवार की भाषाएं बोलता है, भारतीय यूरोपीय। समझ में आ गया, भारतीय यूरोपीय आर्य परिवार की क्या बोलता है, भाषाएं बोलता है। जनसंख्या का कौन सा वाला भाग, हर याद रखना भारत की जो कुल जनसंख्या है इस जनसंख्या का लगभग कौन सा वाला भाग, 3/4 वाला भाग। समझ में आ गया, लिख दिया मैंने आपको और पहले भी बता दिया। ठीक है बेटा। तो 3/4 वाला जो भाग है ये याद रखना बेटा भारतीय यूरोपीय आर्य परिवार की लगातार क्या बोलता है, भाषाएं बोलता है। समझ में आ गया। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो भारतीय यूरोपीय आर्य भाषा परिवार की जितनी भी क्या है भाषाएं हैं ये लगभग याद रखना हमारे भारत में कौन से भारत में लगभग ये बोली जाती हैं, याद रखना उत्तरी भारत में याद रखना इस भाषा परिवार की जो अधिकांश जो है क्या बोली जाती है, भाषाएं बोली जाती हैं। समझ में आ गया, उत्तरी भारत। समझ में आ गया, कर्क रेखा से ऊपर लगभग है ना। तो याद रखना क्या कहा बेटा मैंने आपको कि भारतीय यूरोपीय आर्य भाषा परिवार की जो क्या है भाषाएं हैं। समझ में आ गया। ये कौन से भारत में बोली जाती हैं, उत्तरी भारत में बोली जाती हैं। आ जाएगा। तो मैं कहने का मतलब क्या पढ़ा रहा हूं बेटा आपको, भाषाई संरचना। चाहे भले ही इन सारे टॉपिकों को हमने पहले से क्या कर लिया हो, पढ़ लिया हो, लेकिन इसके अंदर भी ये सारी बातें जो हैं पुनः एक बार क्या आने बेटा आने वाली हैं। समझ में आ गया। चलो आगे। अच्छा साहब, तो यहां हमने क्या पढ़ लिया कि भारतीय यूरोपीय आर्य भाषा परिवार जो है याद रखना जनसंख्या का लगभग कौन सा वाला भाग, 3/4 वाला भाग जो है याद रखना बेटा
इसके द्वारा कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? भारतीय यूरोपीय आर्य भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। समझ में आ गया? इसके अलावा याद रखना, इस भाषा परिवार की भाषाएं जो हैं याद रखना कौन सी भारत में बोली जाती हैं? ध्यान दीजिएगा बेटा, उत्तरी भारत में जो है क्या की जाती हैं? बोली जाती हैं। बोलो आपको यहाँ तक जो है समझ में आया या नहीं आया? समझ में आ गया? तो यहाँ तक हो जाता है, ठीक है ना। तो ये भाषाई संरचना पढ़ रहे हैं। भारत को याद रखना भाषा परिवारों की दृष्टि से 4 भागों में बांट दिया हमने। कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में। चारों आपको नाम याद यहाँ मैंने आपको पहले बता दिया है ना बेटा। भारतीय यूरोपीय आर्य भाषा परिवार, जिस भाषा परिवार की लगभग 73% भाषाएं बोली जाती हैं। दूसरा बन गया द्रविड़ भाषा परिवार, जिस भाषा परिवार की लगभग कितनी भाई 20% जो है क्या बोली जाती हैं? भाषाएं बोली जाती हैं। इसके अलावा तीसरा निकालेंगे बेटा, तीसरा भाषा परिवार है हमारा ऑस्ट्रिक। कौन सा है बेटा? ऑस्ट्रिक। और ऑस्ट्रिक को हमने एक और नाम दे दिया, क्या दे दिया नाम? निषाद, ठीक है। और इस भाषा परिवार की लगभग कितने प्रतिशत भाषाएं बोली जाती हैं? 1.38% भाषाएं जो है बोली जाती हैं। और चौथा जो हमारा भाषा परिवार बना बेटा, ध्यान दीजिएगा, क्या बना? चीनी तिब्बती, जिसको मैंने एक और अन्य नाम दे दिया किरात, ठीक है। और इस भाषा परिवार की लगभग कितने प्रतिशत भाषाएं? 0.85% भाषाएं बोली जाती हैं। चौथा और मैंने आपको बता रखा है पहले ही, एक और बन जाता है आपका अन्य भाषा परिवार, जिसके अंदर जो बोलने वाली भाषाएं हैं उनका प्रतिशत जो रखा गया है वो कितना है? 4.77%। समझ में आ गया? तो ये यहाँ तक आपको बराबर नोटिस करना है। समझ में आ गया? भारतीय यूरोपीय आर्य भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं याद रखना हमारे देश की कुल जनसंख्या के लगभग कौन से वाले भाग के द्वारा? 3/4 वाला जो भाग है, 3/4 भाग के द्वारा। समझ में आ गया? कौन से भाषा परिवार की भाषाएं? समझ में आ गया? कौन से भाषा परिवार की भाषाएं? भारतीय यूरोपीय आर्य भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। समझ में आ गया? या इसको ये कहा जाता है इंडो यूरोपियन। क्या भी कहा जाता है बेटा? इंडो यूरोपियन भाषा परिवार भी कहा जाता है। और इस भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं वो लगभग कौन से भारत में बोली जाती हैं? उत्तरी भारत में बोली जाती हैं, ठीक है। एक चीज और याद रखना ना, जो आपका भारतीय यूरोपीय आर्य भाषा परिवार है, मैं मिटाल रहा हूं बेटा यहाँ से, है ना। जो आपका कौन सा भाषा परिवार है? जो आपका भारतीय यूरोपीय आर्य भाषा परिवार है, इसको भी बात करें तो 3 उपशाखाओं में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा ना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जो आपका कौन सा परिवार है? भारतीय यूरोपीय जो आपका आर्य। तो देखिएगा बेटा भाषाई संरचना में, ठीक है ना, भाषाई परिवारों की दृष्टि से भारत को 4 वर्गों में हमने बांट दिया था। समझ में आ गया? जिसमें भारतीय यूरोपीय आर्य, दूसरा हो गया आपका द्रविड़। कौन सा हो गया बेटा? द्रविड़। और तीसरा हो जाता है आपका ऑस्ट्रिक, जिसे मैंने कहा बेटा आपको निषाद भी कहा जाता है। और चौथा हो जाता है बेटा अपना चीनी तिब्बती। कौन सा हो जाता है? चीनी तिब्बती, जिसे किरात भी कहा जाता है। तो यहाँ मैं आपको ये बता रहा था बेटा कि जो आपका भारतीय यूरोपीय आर्य वर्ग है, समझ में आ गया, ये जो आपका भाषा परिवार है, इस भाषा परिवार की नोट करना बेटा, है ना, कितने प्रतिशत भाषाएं? 73% भाषाएं जो हैं इसी वर्ग से बोली जाती हैं। समझ में आ गया? तो इस भाषा परिवार को भी, कौन से भाषा परिवार को भी? भारतीय यूरोपीय आर्य भाषा परिवार को भी याद रखना बेटा। आगे मैं बांट रहा हूं इस भाषा परिवार को 3 वर्गों में, या 3 कहूं तो बेटा 3 शाखाओं में, ठीक है। आगे भी कितनी शाखाओं में? 3 शाखाओं में बांटा गया है। कितनी शाखाओं में बांटा गया है? 3 शाखाओं में बांटा गया है। आप नोटिस करते रहिएगा, है ना बेटा। पहला निकाल रहा हूं, पहला है आपका ईरानी। क्या लिख दिया मैंने? ईरानी, या ईरानी के पास में ही कोष्टक में मैंने आपको लिख दिया फारसी। दूसरा निकाल रहा हूं बेटा, है ना। दूसरा बराबर है बेटा अपना ददरी वर्ग की भाषाएं। कौन से वर्ग की भाषाएं? ददरी वर्ग की भाषाएं, ये निकाल दिया मैंने आपको, है ना। और ददरी वर्ग की भाषाओं के बाद में एक और अपन जब तीसरा निकालेंगे तो यहाँ याद रखना इसका तीसरा भाग जो बनेगा उसका नाम है भारतीय आर्य परिवार। भारतीय आर्य परिवार या वर्ग, कुछ भी कह दो आप, है ना। तो भारतीय आर्य परिवार या वर्ग एक ही बात है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए बेटा, ना, जो आपका सबसे बड़ा जो आपका भाषाई समूह है, समझ में आ गया? कौन सा? भारतीय यूरोपीय आर्य वर्ग, जिसकी भाषाएं लगभग कितने प्रतिशत मात्रा में बोली जाती हैं? 73% मात्रा में बोली जाती हैं। समझ में आ गया? तो मैं आपको क्या कह रहा था बेटा कि इस जो आपका भाषा परिवार है, कौन सा? भारतीय यूरोपीय आर्य परिवार। समझ आ गया? इसको भी याद रखना कितने शाखाओं में? 3 शाखाओं में बांटा गया है। ईरानी फारसी, ददरी वर्ग की भाषाएं और भारतीय आर्य परिवार या वर्ग, ठीक है। इसके अंदर देखना ईरानी या फारसी, समझ में आ गया? ये जो भाषाएं हैं ये सामने नोटिस कर लेना आप इसी के अंदर कि ये भारत के बाहर बोली जाती हैं। कहाँ बोली जाती हैं? भारत के बाहर बोली जाती हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भारत देश के अंदर नहीं बोली जाती हैं। तो भारत के कहाँ बोली जाती हैं? नोटिस करना बेटा, ठीक है ना।
भारत के बाहर ये भाषाएं जो हैं, इस वर्ग की जो भाषाएं हैं वो बोली जाती हैं। समझ में आ गया? तो भारत के बाहर बोली जाती हैं, लिख दिया मैंने आपको, है ना। इसके बाद में अगला आ रहा बेटा अपना कौन सा, ददरी वर्ग की भाषाएं। कौन से वर्ग की भाषाएं? ददरी वर्ग की भाषाएं। समझ में आ गया? तो इसमें देखना क्या निकालना अपन को, है ना। तो ददरी वर्ग की जो भाषाएं हैं, ये भाषाएं लिख देना आप भी कॉपी के अंदर बेटा, जम्मू एवं कश्मीर में। कहाँ पे बेटा? जम्मू एवं कश्मीर में बोली जाती हैं। जम्मू एवं कश्मीर में बोली जाती हैं। कौन से वर्ग की भाषाएं? ददरी वर्ग की भाषाएं। चलो आगे। अच्छा साहब, इसके बाद में एक और बचा हमारे पास में, तीसरा। यहाँ देखिए बेटा, आपको नजर आ रहा होगा, क्या नजर आ रहा है कि भारतीय आर्य परिवार, या भारतीय कहें तो भारतीय आर्य वर्ग, एक ही बात है। ठीक, समझ में आ गया बेटा? तो इसमें देखना बेटा ना, इस वर्ग की जो भाषाएं हैं, याद रखना पंजाब, कुछ राज्य हैं उनको नोटिस करना बेटा ना, पंजाब, ठीक है ना। पंजाब के अलावा इसी में आ जाता है बेटा हरियाणा, इसी में आ जाता है बेटा आपका उत्तर प्रदेश। क्या जाता है भाई? उत्तर प्रदेश। इसी में आ जाता है बेटा आपका मध्य प्रदेश। क्या जाता है भाई? मध्य प्रदेश। इसी में आगे निकालें तो आ जाता है बेटा हिमाचल प्रदेश। क्या जाता है भाई? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसी में आगे निकालें तो आ जाता है बेटा आपका राजस्थान। क्या जाता है भाई? राजस्थान। इसी में आगे निकालें तो एक और राज्य दोबारा से आ जाता है यहाँ पे, जम्मू कश्मीर। क्या जाता है? जम्मू कश्मीर। और एक और राज्य यहाँ आगे निकालें तो महाराष्ट्र, और लास्ट में लगा देना आदि। क्या लगा देना? आदि। समझ में आ गया? तो दोबारा नोटिस कीजिए बेटा, भारतीय आर्य वर्ग की जो भाषाएं हैं वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है बेटा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, ठीक है। इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर जो है इस वर्ग की जो है बेटा क्या भाषाएं जो है बोली जाती हैं। तो मेरा कहने का मतलब, हम जो पूरा प्रश्न पढ़ के चल रहे थे पहले, है ना, जनसंख्या संरचना या जनसंख्या संगठन से हमारा क्या अभिप्राय है, समझ में आ गया। और जनसंख्या संगठन का मतलब क्या निकला था, बताया था मैंने आपको, क्या निकला था कि याद रखना, किसी भी प्रदेश की जनसंख्या की सामाजिक विशेषताओं का क्या करना, अध्ययन करना ही क्या कहलाता है बेटा, जनसंख्या संगठन या जनसंख्या संरचना कहलाता है। समझ में आ गया। और उसी प्रश्न में मैंने आपको यहां जोड़ा हुआ था क्या, कि जनसंख्या संरचना की प्रमुख क्या बतलाइए, विशेषताएं बतलाइए। जनसंख्या संरचना की प्रमुख क्या बतलाइए, विशेषताएं बतलाइए। और विशेषताओं में मैंने आपको बताया था ना कि एक तो पढ़ेंगे अपन भाषाई संरचना, ठीक है, एक पढ़ेंगे अपन धार्मिक संरचना, ठीक है बेटा। इसके अलावा ग्रामीण नगरीय संरचना, इसके अलावा श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन या संरचना, समझ में आ गया। इसके अलावा व्यावसायिक स्तर पर, या कहें तो व्यावसायिक संरचना, या कहें तो व्यावसायिक स्तर पर श्रमजीवी जनसंख्या का विभाजन या वर्गीकरण, ये 5 विशेषताएं पढ़नी है हमको, समझ में आ गया। जिसमें से हमारा पहला वाला चल रहा है, कौन सा चल रहा है बेटा, कौन चल रहा है, भाषाई संरचना। तो हम जितना भी कुछ पढ़ते हुए चल रहे हैं, समझ में आ गया, ये सब हम किसमें पढ़ रहे हैं, भाषाई संरचना के अंदर पढ़ रहे हैं, क्योंकि भारत को भाषाई विविधताओं वाला देश कहा जाता है ना। इसलिए याद रखना बेटा, हम इसके अंदर पूरा जो भी पढ़ेंगे वो किसका मैटर पढ़ेंगे, पूरा भाषाओं का। किसका पढ़ेंगे बेटा, भाषाओं का। तो यहां तक आपको नोटिस करना है बेटा, ठीक है। तो भारतीय यूरोपीय आर्य जो वर्ग है बेटा ना, इसकी भाषाएं लगभग कितने % मात्रा में बोली जाती हैं, 73% मात्रा में बोली जाती हैं। इसके अलावा इसको कितनी शाखाओं में बांट दिया, 3 शाखाओं में। एक तो आगे बेटा आपका कौन सा, ईरानी या फारसी, समझ में आ गया, जो कि भारत से बाहर बोली जाती हैं, समझ में आ गया। इसके अलावा दूसरा आगे बेटा कौन से वर्ग की भाषाएं, ददरी वर्ग की भाषाएं, जो कि कहां कहां बोली जाती हैं, जम्मू और कश्मीर में बोली जाती हैं। इसके अलावा एक और निकालते हैं, तीसरा कौन सा आ जाएगा बेटा, भारतीय आर्य वर्ग। कौन सा आ गया, भारतीय आर्य वर्ग। और भारतीय आर्य वर्ग की जो भाषाएं हैं वो भी भारत के अंदर, है ना बेटा, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर और कहां पे बेटा, महाराष्ट्र राज्यों में बोली जाती हैं, ठीक है बेटा। इसी में किसके अंदर, भाषाई संरचना के अंदर। अब आगे नोटिस करना, जो आपको पॉइंट नोटिस करना है, ध्यान रखना बेटा, भारत में, ठीक है ना, भारत में जैसे उर्दू, पंजाबी, ठीक है, इसके अलावा बात करें बंगाली, इसके अलावा बात करें राजस्थानी, इसके अलावा बात करें बिहारी, इसके अलावा बात करें बेटा संस्कृत, कौन सी, संस्कृत, ठीक है। इसके अलावा बात करें कश्मीरी, कौन सी बेटा, कश्मीरी। इसके अलावा बात करें आगे उड़िया, क्या बात करें, उड़िया भाषा, उड़ीसा के अंदर, ठीक है ना, उड़िया। कन्नड़, कर्नाटक में, ठीक है ना, कन्नड़ भाषा है। तमिल, तेलुगु, कौन सी आ गई, तेलुगु, ठीक है। इसके अलावा आ गया मलयालम, क्या आ गया, मलयालम, मलयालम भाषा। इसके अलावा आ गया मराठी भाषा, ठीक है। आदि अनेकों प्रकार की, या कहें तो आदि विभिन्न प्रकार की, ठीक है ना, आदि विभिन्न प्रकार की हमारे देश में, आदि विभिन्न प्रकार की हमारे देश में
क्या बोली जाती हैं, नोटिस कर लेना बेटा, क्या बोली जाती हैं, भाषाएं बोली जाती हैं। समझ में आ गया, यहाँ तक आपको नोटिस करना है। समझ में आ गया, भाषाई संरचना में चल रहा है ना, इसलिए तो कहेंगे अपन कि भारत को भाषाई विविधताओं वाला देश कहा जाता है, क्योंकि भारत में उर्दू, पंजाबी, बंगाली, राजस्थानी, बिहारी, है ना, यार कहने का मतलब हर प्रांत में, हर क्षेत्र में लगभग अलग प्रकार की क्या बोली जाती है, भाषा बोली जाती है। समझ में आ गया। तो बिहारी, संस्कृति, कश्मीरी, इसके अलावा आगे निकालें तो उड़िया, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी आदि विभिन्न प्रकार की जो भाषाएं हैं बेटा हमारे भारत देश में बोली जाती हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि भारत को लगभग कहें तो बेटा विविधताओं वाला देश कहा जाता है। इसके बाद आपको क्या नोटिस करना है, मैं यहाँ और बढ़ा रहा हूँ, पॉइंट आ गया ना, आप पॉइंट नोटिस करना बेटा ना, क्या पॉइंट बनेगा, ध्यान दीजिएगा बेटा, कि भारतीय संविधान में, कौन से संविधान में, भारतीय संविधान में याद रखना बेटा कितनी भाषाओं को, 22 भाषाओं को, कितनी भाषाओं को, 22 भाषाओं को याद रखना बेटा। कैसा दर्जा दिया गया है, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, यानी कि 22 भाषाओं को संविधान में जगह दी गई है ना। कितनी भाषाओं को बेटा, 22 भाषाओं को भारतीय संविधान में याद रखना, कहें तो बेटा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। कैसा दर्जा, संवैधानिक दर्जा जो है प्रदान किया गया है। निकाल दो यहाँ तक, कोई दिक्कत आ जाएगा ना आपको समझ में। तो कितनी भाषाओं को, 22 भाषाओं को जो है कैसा दर्जा दिया गया है, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। निकाल देना यहाँ ना, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, कितनी भाषाओं को, 22 भाषाओं को। इसके अलावा एक चीज़ और नोटिस करना, मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना। इसके अलावा भारत में कितने प्रकार की, 544 प्रकार की ना, 544 प्रकार की याद रखना बेटा हमारे देश में क्या बोली जाती हैं, बोलियाँ जो हैं क्या की जाती हैं, बोली जाती हैं। 544 प्रकार की हमारे देश में क्या बोली जाती हैं बेटा, 544 प्रकार की हमारे देश में याद रखना बेटा क्या बोली जाती हैं, बोलियाँ बोली जाती हैं। समझ में आ गया। अब इसी भाषाई संरचना को यहाँ से आगे, समझ में आ गया, कहाँ से आगे, 544 प्रकार की क्या बोली जाती हैं, बोलियाँ बोली जाती हैं। इससे आगे भाषाई संरचना के अंदर, समझ में आ गया, जो टॉपिक बनेगा, जो पॉइंट बनेंगे उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा ना। यहाँ तक तो आपने नोटिस कर ही लिया होगा, ठीक है बेटा। यहाँ से आगे आपको क्या नोटिस करना है वो भी आप नोटिस करते रहिएगा। समझ में आ गया। देखिए भाई, है ना, तो भाषाई संरचना में हमने नोटिस कर लिया बेटा कि 544 प्रकार की हमारे देश में क्या बोली जाती हैं, बोलियाँ बोली जाती हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आपको ये नोटिस करना है, ध्यान रखना बेटा, ग्रियर्सन के नेतृत्व में, ठीक है, ग्रियर्सन के नेतृत्व में याद रखना बेटा, कहाँ से, 1903 से 1928, 1903 से कहाँ तक बेटा, 1928 के अंदर याद रखना क्या किया गया, 1928 तक किए गए काय के सर्वेक्षण, भाषाई सर्वेक्षण के अनुसार, किसके अनुसार बेटा, भाषाई सर्वेक्षण के अनुसार, ठीक है ना। ध्यान देना बेटा क्या कह रहा हूँ ना, भाषाई सर्वेक्षण के अनुसार, भाषाई सर्वेक्षण के अनुसार देश में यहाँ याद रखना 179 प्रकार की, या कहें तो 179 प्रकार की जो है क्या बोली जाती हैं, भाषाएं जो हैं क्या की जाती हैं, बोली जाती हैं। समझ में आ गया, भाषाएं जो हैं क्या की जाती हैं, बोली जाती हैं। एक बार आप नोटिस कर लेना, समझा मैं दूंगा आपको बाद में, है ना। इसके बाद में अगली बात आपको ये नोटिस करनी बेटा कि विश्व में, नोटिस करते रहना आप एक बार, है ना, विश्व में अंग्रेजी, कौन सी बेटा, विश्व में अंग्रेजी व याद रखना कौन सी, चीनी मंदारित, कौन सी बेटा, विश्व में याद रखना अंग्रेजी और चीनी मंदारित भाषा के बाद, है ना, चीनी मंदारित भाषा के बाद हिंदी, कौन सी बेटा, हिंदी तीसरी भाषा है, हिंदी तीसरी भाषा है जो सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। नोटिस कर लेना, है ना, हिंदी तीसरी भाषा है जो, मैं पूरा लिख देता हूं, जो सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है, सर्वाधिक लोगों द्वारा क्या की जाती है बेटा, बोली जाती है। आगे नोटिस करना भाषाई संरचना में, ठीक है, क्या नोटिस करनी है कि यह भी सत्य है कि संस्कृत, कौन सी भाषा बेटा, संस्कृत अन्य सभी भाषाओं की, समझ में आ गया, संस्कृत जो है वो अन्य सभी, किनकी, वही अन्य सभी भाषाओं की क्या है, जननी है या जनक है। समझ में आ गया, जननी है या कहें तो क्या माना जाता है, जनक है या जनक माना जाता है। ये बात भी आप जो है बेटा अपनी नोटबुक के अंदर क्या कर लेना, नोटिस कर लेना। समझ में आ गया।
अच्छा जी, इसी क्रम में पॉइंट में आगे बढ़ा रहा हूं, आप यहां तक बिल्कुल बराबर कंटिन्यू नोटिस करते रहें। समझ में आ गया? तो नोटिस करने वाला अगला पॉइंट क्या है कि याद रखना बेटा, हमारे देश में या कहें तो देश में, समझ में आ गया, देश में 1% से, यानी कि 1% से, 1% से भी, समझ में आ गया, 1% से भी, 1% से भी कम मात्रा में बोली जाने वाली, क्या की जाने वाली बेटा? बोली जाने वाली, 1% से भी कम मात्रा में बोले जाने वाली भाषाएं कौन कौन सी हैं, जिसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना। जैसे आ गया सिंधी, क्या आ गया? सिंधी। जैसे आ गया इसी में बेटा संस्कृत, क्या आ गया? संस्कृत। इसी में चलते रहना आ गया ना कोंकणी, क्या आ गया? कोंकणी आ गया, कोंकणी लिख दिया मैंने आपको यहाँ ना, तो उतार लेना बेटा आराम से ना। और कोंकणी के बाद में आगे निकालते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ, कोंकणी के बाद में आ गया कश्मीरी, क्या आ गया? कश्मीरी। कश्मीरी के अलावा इसी में आ गया बेटा मणिपुरी, क्या आ गया? मणिपुरी। और एक और भाषा यहाँ निकालें तो लगभग आ जाती है नेपाली आदि हैं, समझ में आ गया? नेपाली आदि हैं, समझ में आ गया? तो आपको बेटा अगला पॉइंट क्या नोटिस करना है ना? अगला पॉइंट आपको ये नोटिस करना है बेटा कि देश में 1% से भी कम मात्रा में बोले जाने वाली भाषाओं में मैंने आपको यहां नोटिस कर दिया है, सिंधी है, संस्कृत है, कश्मीरी है, कोंकणी है और मणिपुरी है और नेपाली है। यानी भाषाओं को देश के अंदर लगभग बेटा कितने % मात्रा से भी कम मात्रा में बोला जाता है? 1% से भी कम मात्रा में बोला जाता है। आ गया बेटा समझ में? चले यहां से आगे, है ना? तो आपने नोटिस कर लिया होगा कि ग्रियर्सन के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? ग्रियर्सन के नेतृत्व में, याद रखना बेटा कब से कब? 1903 से 1928 के बीच में एक भाषाई सर्वेक्षण किया गया, उतार लिया होगा आपने, है ना? तो भाषाई सर्वेक्षण के अनुसार देश में 179 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, 179 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जबकि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को क्या दिया गया है? संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इसके अलावा अगली बात क्या बताई मैंने आपको कि देश में लगभग कितने प्रकार की? 544 प्रकार की क्या बोली जाती हैं? बोलियां बोली जाती हैं। विश्व में, यहां से आगे आपको ये बात है ना, विश्व में अंग्रेजी और चीनी मंदारित भाषा के बाद में हिंदी ऐसी तीसरी भाषा है जो कि सर्वाधिक, समझ में आ गया, लोगों द्वारा क्या की जाती है बेटा? बोली जाती है। ये पॉइंट भी आपने नोटिस कर लिया होगा। इसके बाद में अगला देखिए कि यह भी सत्य है कि संस्कृत भाषा जो है अन्य जितनी भी प्रकार की भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं की जननी, या इसे क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। कौन सी भाषा को? संस्कृत भाषा को। इसके अलावा अगला पॉइंट जो आपको नोटिस करना है वो ये करना है बेटा कि देश में 1% से भी कम मात्रा में जो भाषाएं लगभग बोली जाती हैं, समझ में आ गया, उनमें आपका सिंधी है, संस्कृत है, कोंकणी है, कश्मीरी है, मणिपुरी है बेटा और नेपाली है। ये पॉइंट आपको जो है यहां तक नोटिस करना है। इसके बाद मैं आपको यहां से आगे नोटिस करा रहा हूं बेटा, ध्यान दीजिएगा ना। तो इसके बाद में हमें जो पॉइंट नोटिस करना है बेटा वो क्या नोटिस करना है, ध्यान दीजिएगा कि सीधा पॉइंट है निकालना कि देश में, या कहें तो बेटा देश के अंदर या देश के अंतर्गत, बात एक है, कैसे भी कह दीजिए, भाषा शैली का प्रयोग है ना। तो देश के अंतर्गत 48.69 करोड़, नोटिस करना, अंडरलाइन कर लिया करो, जो भी लगेगा आपको बेटा ये इसे हमें क्या कर लेना चाहिए? अंडरलाइन कर लेना चाहिए। मैं फील्ड में जा करके देख रहा हूँ अधिकांशतः जो बच्चे घर पर बैठे हुए अपने नोट्स बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं आंकड़ों को गलत उतार रहे हैं, समझ में आ गया? तो आप थोड़ा बेटा ध्यान से उतारिए आंकड़े, है ना, आंकड़ों को गलत मत उतारिए वहाँ पे, है ना। तो देश के अंतर्गत याद रखना बेटा 48.69 करोड़ लोगों द्वारा हिंदी भाषा को बोला जाता है, हिंदी भाषा को बोला जाता है। वे यहाँ पॉइंट अब ये नोटिस करना क्या कि 40.22% लोगों की मातृभाषा, कौन सी भाषा? मातृभाषा, याद रखिएगा बेटा कौन सी है? हिंदी है। कौन सी है? हिंदी है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये पॉइंट और नोटिस करना है कि जब हमारे देश में कहाँ की जनगणना हुई? 1991 की जनगणना कहाँ की हुई बेटा? तो 1991 की जनगणना के अनुसार, या कहें तो तक, समझ में आ गया? तो 1991 की जनगणना के अनुसार देश में, ठीक है, देश में केवल कितनी भाषाएं? 18 भाषाएं। कितनी भाषाएं बेटा? 18 भाषाएं ही क्या थी? अनुसूचित थी। क्या थी बेटा? अनुसूचित थी, समझ में आ गया? लेकिन याद रखना, लेकिन 2011 की जनगणना तक, कहाँ तक की जनगणना तक? 2011 की जनगणना तक, आगे बढ़ाई जनगणना को, है ना, लेकिन 2011 की जनगणना
तक, समझ में आ गया। ये भाषाएं याद रखना 18 से बढ़कर, कितने से बढ़कर, 18 से बढ़कर, समझ में आ गया। कितनी हो गई, 22 हो गई। कितनी हो गई भाई, 22 हो गई। यहाँ तक आपको जो है क्या करना है, नोटिस करना है। तो ये पॉइंट इधर देखिए बेटा, ये पॉइंट क्या कह रहा है कि देश के अंतर्गत 48.69 करोड़, ठीक है। तो देश के अंदर 48.69 करोड़ लोगों द्वारा हिंदी भाषा को जो है क्या कहता है, अपनाया जाता है। करोड़ लोगों द्वारा, बात ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं ना। यहाँ तो कह रहा है कि 48.69 करोड़ लोगों द्वारा देश के अंदर कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी भाषा बोली जाती है। जबकि कितने प्रतिशत लोगों द्वारा है, कहें तो कितने प्रतिशत लोगों की, समझ में आ गया, मातृभाषा क्या है, हिंदी है। तो उसको भी मैंने यहाँ पे निकाल दिया है ना, कि 40.22% लोगों की मातृभाषा क्या है बेटा, हिंदी है। नोटिस करना, ठीक है। आगे पॉइंट मैंने आपको क्या नोटिस कराया कि 1991 की जनगणना के अनुसार देश में, समझ में आ गया, कितनी भाषाएं ही अनुसूचित थी, 18 भाषाएं। कितनी भाषाएं, 18 भाषाएं ही संविधान में दर्ज थी, या कहें तो अनुसूचित थी, या संवैधानिक दर्जा दिया गया, बात एक ही है। इसके अलावा आगे निकालें तो याद रखना 2011 की जनगणना तक, समझ में आ गया, ये जो भाषाएं हैं 18 से बढ़कर कितनी हो जाती हैं, 22 हो जाती हैं। एक पॉइंट और नोटिस करना, क्या नोटिस करना है, मैं आपको यहाँ ऊपर निकाल रहा हूं बेटा, है ना। तो पॉइंट नोटिस करने लायक ये है कि जब पहले कितनी भाषाएं थी, 18, कितनी थी, 18, तो प्लस कितनी और आ गई, 4 भाषाएं। कितनी आ गई, 4 भाषाएं और आ गई, है ना। तो 4 भाषाएं देखना, कहें तो पॉइंट ये नोटिस करना कि संविधान की, नोटिस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा एक्स्ट्रा भी निकल जाए तो हमें उसका बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमें आगे तक काम आने वाली होती हैं, समझ में आ गया। तो संविधान में, या संविधान की कहें तो 8वीं अनुसूची, संविधान की कौन सी अनुसूची बेटा, 8वीं अनुसूची में याद रखना बेटा, किनको रखा गया है, संविधान की 8वीं अनुसूची में याद रखना किनका उल्लेख किया गया है, भाषाओं का। क्या किया गया है, भाषाओं का, या कहें तो कितनी भाषाओं का, 22 भाषाओं का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। भाषाओं का, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, समझ में आ गया। एक चीज ये नोटिस करना, पहले कितनी भाषाएं अनुसूचित थी, यानी कि 18 भाषाओं को संवैधानिक क्या दिया गया था, दर्जा दिया गया था, लेकिन +4 में कौन कौन सी भाषाएं हैं, नोटिस कर लेना अपना। संथाली, कौन सी आ गई, संथाली। संथाली के अलावा अगली भाषा जुड़ी मैथिली, कौन सी आ गई, मैथिली। मैथिली के अलावा अगली भाषा जुड़ेगी बेटा डोगरी, कौन सी जाएगी, डोगरी। और डोगरी के अलावा एक और भाषा यहाँ जो जुड़ी बेटा, बोडो, कौन सी है, बोडो। तो इसका मतलब भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची के अंदर, समझ में आ गया। और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का क्या किया गया, उल्लेख किया गया है। पहले भाषाएं कितनी थी, 18, जिनको संवैधानिक दर्जा प्रदान की गई थी, लेकिन 18 प्लस कितना बेटा, 4, और 4 भाषाएं कौन कौन सी हैं जो जोड़ी गई 18 के बाद में, है ना। संथाली, मैथिली, डोगरी और बोडो, सॉरी क्या बेटा, बोडो, समझ में आ गया। तो इसका मतलब अब कितनी भाषाएं हो चुकी हैं, 22 भाषाओं को क्या दिया गया है, अब 22 भाषाओं को जो है क्या दिया गया है, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। बोलो यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ तक जो है आपको क्या कर लेना है, पॉइंट नोटिस कर लेना है। उम्मीद करता हूँ बेटा यहाँ तक जो है आपको बिल्कुल बाकायदा आपको क्या आ गया हुआ, समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया। एक पॉइंट और लास्ट वाला इसके अंदर ना, देश की 98%, देश की 98% भाषाओं का संबंध, देश की कितने परसेंट, 98% भाषाओं का संबंध प्रथम 2 समूहों से है ना। प्रथम 2 भाषाई परिवारों से है या समूहों से है, ये भी नोटिस कर लेना, ठीक है बेटा। तो यहां मैंने आपको क्या बताया कि संविधान की याद रखना 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। पहले भाषाएं 18 थी, लेकिन 18 + 4 कौन कौन सी भाषाएं हैं, संथाली, मैथिली, डोगरी और बोडो। इसका मतलब भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, 22 भाषाओं का जो है क्या दिया गया है, संवैधानिक दर्जा दिया गया है, आ जाएगा। इसके अलावा अगली पॉइंट हमें जो नोटिस करनी थी वो क्या करना है कि देश की लगभग याद रखना बेटा कितने % भाषाओं का, 98% भाषाओं का संबंध याद रखना प्रथम 2 समूहों से है। प्रथम 2 समूह का मतलब भारतीय, यूरोपीय, आर्य। पिछली वीडियो देखना आप, है ना। तो मैंने आपको पहले बता रखा है, समझ में आ गया। तो पहला भाषाई समूह कौन सा था, भारतीय, यूरोपीय, आर्य, आ गया। इसकी भाषाएं लगभग कितने % मात्रा में बोली जाती हैं, 73% मात्रा में बोली जाती हैं। और दूसरा आया था बेटा आपका द्रविड़ भाषा परिवार, कौन सा आया था, द्रविड़ भाषा परिवार, समझ में आ गया, जिसकी लगभग 20% जो है क्या बोली जाती है, भाषाएं बोली जाती हैं। तो इसका मतलब देश की लगभग मैं कहूं तो बेटा लगभग 98% भाषाएं जो हैं इनका संबंध प्रथम 2 किनसे है, प्रथम 2 भाषाई समूहों से है। ये टोटल जो आपने पढ़ा है समझ लेना बेटा ध्यान से, आपको बिल्कुल भी आपको यानी कि ऐसा नहीं होना है, परेशान नहीं होना है।
है ना, आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि ये हमने जो अब तक पढ़ा है ये हमने किसके अंदर पढ़ा है बेटा, भाषाई संरचना के अंदर पढ़ा है। इसलिए याद रखना बेटा, इसको सारा टॉपिक जो आपने यहाँ तक अब जब क्लियर किया है बेटा, इसको पढ़ने के बाद में आप खुद सारांश निकाल सकते हैं, खुद निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो टॉपिक हमने पढ़े हैं इसके अंदर जो बातें हमने पढ़ी हैं ये भारत के अंदर कहलाता है भाषाई संरचना। क्या कहलाता है, भाषाई संरचना, या इनसे सबसे मिलकर बनेगा आपका भाषाई संरचना। समझ में आ गया। तो भारत को भाषाई आधार पर कहें तो भाषाई विविधताओं वाला देश कहा जाता है। समझ में आ गया। यानी भारत में विविध प्रकार की क्या बोली जाती है, भाषाएं बोली जाती हैं। समझ में आ गया। ये जो है आपके सारे टॉपिक्स जो हैं, जो पॉइंट मैंने आपको यहाँ नोटिस कराए हैं, इन सबसे मिलकर आपका बन जाएगा बेटा कौन सी संरचना, भाषाई संरचना। रिवाइज करते रहें। मैं देख रहा हूँ बेटा आप घर पर पढ़ नहीं रहे हो। समझ में आ गया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ बेटा, जो लाभ आपको यहाँ से दिया जा रहा है इस लाभ को आप कैच कीजिए। समझ में आ गया। कैच करने का मतलब आप उतारिए भी, नोट्स भी बनाइए। समझ में आ गया। हाईलाइट कीजिए, हो सके तो मैप बनाना भी सीख लीजिए। मैप भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भूगोल विषय जो है, समझ में आ गया, बाकायदा कहूँ तो बेटा रियल बात है, सच बात है। समझ में आ गया। किस पर टिका हुआ है, मानचित्रों पर ही टिका हुआ है। मैं बताऊंगा आपको, है ना, मैं यहाँ पे भी बनाऊंगा, आपको सिखाऊंगा कैसे बना दिया जाता है मैप, है ना। चलते आगे ना बेटा। तो ये हो जाता है बेटा हमारा क्या, भाषाई संरचना। क्या हो जाता है बेटा, भाषाई संरचना। ठीक है, चलते हैं आगे, है ना। तो भाषाई संरचना के बाद में बेटा जनसंख्या संरचना के अंदर जो अगला आपका विशेषता मैंने आपको बताया था, या अगला पॉइंट जो अपन निकालेंगे विशेषता के तौर पर, तो मैं कह देता हूं बेटा धार्मिक संरचना। क्या कह देता हूं, धार्मिक संरचना, है ना। तब तक सुनते भी रहिए, मैं अपना यहाँ काम करता रहूंगा आगे, है ना। तो धार्मिक संरचना के अंदर भी वही बात आ जाती है कि याद रखना बेटा, भारत के अंदर भी याद रखना बेटा क्या है कि भारत के अंतर्गत याद रखना विभिन्न धर्मों को मानने वाले कौन निवास करते हैं, अनुयायी निवास करते हैं। समझ में आ गया। विभिन्न धर्मों को मानने वाले हमारे देश में कौन निवास करते हैं, अनुयायी निवास करते हैं। बी पॉइंट बना देते हैं इसको, है ना। और बी पॉइंट का मतलब हो गया बेटा धार्मिक संरचना। ठीक है, धार्मिक संरचना। थोड़ा सा वैसे आपको एक बार मुंह जबानी आपको बता देता हूं, है ना। तो धार्मिक संरचना का मतलब क्या है कि भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले कौन निवास करते हैं, अनुयायी। समझ में आ गया, निवास करते हैं। समझ में आ गया। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, अन्य। आपकी बुक में एक और दिया हुआ है जिनका तो हमें क्या मालूम नहीं है, धर्म ज्ञात नहीं है, ये भी और बढ़ा देते हैं आगे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले कौन निवास करते हैं, अनुयायी निवास करते हैं। समझ में आ गया। अनुयायी निवास करते हैं, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग निवास करते हैं। समझ में आ गया। कहें तो इसीलिए भारतीय संविधान में एक चीज और याद रखना, भारतीय संविधान में किसी भी धर्म को याद रखना विशेष कहें तो एक संवैधानिक दर्जा प्रदान नहीं किया गया है ना। किसी भी धर्म को, मेरा कहने का मतलब यह है, पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक बन जाता है यहाँ पे कि किसी भी धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। यानी कि मेरा कहने की बात यह है कि भारतीय संविधान की दृष्टि में, समझ में आ गया, किसकी दृष्टि में, भारतीय संविधान की दृष्टि में सभी धर्मों को कैसा माना गया, समान माना गया है। समझ में आ गया। सभी धर्मों को कैसा माना गया है, समान माना गया है। किसी भी धर्म को विशेष धर्म का क्या नहीं दिया गया है, दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। समझ में आ गया। इसके बाद आप देखिए बेटा, धार्मिक संरचना का मतलब ये होता है, मैं आपको यहां एक सारणी बनवा रहा हूं ना बेटा, और सारणी को आप नोटिस कर लेना। पहली बात तो आप ये लिख देना कि भारत जो है, भारत देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले याद रखना बेटा लोग निवास करते हैं। ठीक है, इधर देखना बेटा, एक सारणी बना लेना आप भी, है ना। इधर तो मैंने निकाल दिया आपका धर्म, ठीक है, और इधर निकाल देना इनका प्रतिशत। ठीक है ना, यानी कि इस धर्म के लोग जो हैं इतने प्रतिशत मात्रा में जो हैं देश में क्या करते हैं, निवास करते हैं। समझ में आ गया। तो एक तरफ तो अपन उठा के चलेंगे धर्म, और एक तरफ उठा के चलेंगे इन धर्मों के अनुयायियों का प्रतिशत। ठीक है बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है। तो धर्म का मतलब सबसे पहले निकालिए आप, हिंदू, मुस्लिम, वैसे बोलते हैं अपन नॉर्मल बोलने में क्या बोलते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसे तो बोलते हैं। लेकिन यहाँ सारणी के अंदर इन धर्मों को जब अपन उतार रहे हैं, याद करने के लिए लेकर आ रहे हैं, इनका परसेंट निकालने के लिए इनको अपन यहाँ लिख रहे हैं। समझ में आ गया। तो हिंदू मुस्लिम बोलने में तो कैसा बोलते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन यहाँ ईसाई को पहले लेना है। समझ में आ गया। किसके जस्ट बाद, मुस्लिम के जस्ट बाद। समझ में आ गया। तो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, ठीक है, ईसाई के बाद में आगे लेना आपको सिख, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, ठीक है। बौद्ध, क्या जाएगा, बौद्ध, बौद्ध के बाद में आ गया जैन, जैन के बाद में आ गया अन्य,
अन्य धर्म लिख दिया मैंने, है ना। और अन्य धर्म के बाद में याद रखना यहाँ आपको भी लिख देना है धर्म ज्ञात नहीं। क्या लिखना है बेटा? धर्म ज्ञात नहीं। समझ में आ गया? क्या लिखना है बेटा आपको? धर्म ज्ञात नहीं। समझ में आ गया? अच्छा जी, यहाँ अब निकालिए बेटा इनका प्रतिशत सामने। यहाँ मैं निकाल रहा हूँ ना कि हिंदू, क्या निकालना है बेटा? हिंदू, ठीक है। सभी का प्रतिशत निकालेंगे अपन, है ना। देखिए बेटा हिंदू यहाँ निकालिए बेटा, आ जाता है आपका 79.8। सबसे ज़्यादा जो है भारत में याद रखना कौन से धर्म को मानने वाले बेटा अनुयायी निवास करते हैं? हिंदू धर्म को अपनाने वाले या मानने वाले जो हैं लोग निवास करते हैं। इनका परसेंट याद रखना, आपकी मेमोरी में याद हो जाना चाहिए, छप जाना चाहिए। समझ में आ गया? 79.8 कितना आ गया? 79.8% में निकाल ही देता हूँ एक बार, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। 14.2, उसके बाद में आगे चलेंगे 2.3, उसके बाद में आगे चलेंगे बेटा 1.7, ठीक है। उसके बाद में आगे चलेंगे 0.7%, ठीक है। उसके बाद में आगे चलेंगे बेटा 0.4%, ठीक है। उसके बाद में चलेंगे 0. फिर आ जाता है 7 और लास्ट में आ जाता है बेटा आपका 0. कितना प्रतिशत? 2%। समझ में आ गया? नोटिस कर लेना, उल्टा सीधा मत कर देना। आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ उल्टा सीधा मत कर देना, किसी का परसेंट किसी और धर्म के अंदर सामने लिख दें आप, नहीं। समझ में आ गया? तो देखिए बेटा भारत में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, अन्य धर्म और धर्म ज्ञात नहीं। कहने का मतलब भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले कौन निवास करते हैं? अनुयायी निवास करते हैं। यहाँ सारणी के अंदर हिंदू कितना? 79.8%। हिंदुओं का अनुपात कितना है? 79.8 लगभग, ठीक है। इसके बाद में मुस्लिम धर्म के अनुयायी कितने परसेंट मात्रा में है बेटा? 14.2। कितना आ गया? 14.2। इसके अलावा अगला चलिए ईसाई 2.3। कितना आ गया? ईसाई 2.3। सिख 1.7। उसके बाद में आगे चलिए बौद्ध बराबर क्या जाएगा? 0.7। उसके बाद में आगे चलिए जैन 0.4। जैन कितना आ गया? 0.4। उसके बाद में अन्य धर्म 0.7। इसके अलावा लास्ट में आ जाता है धर्म ज्ञात नहीं, इनका अनुपात कितना है? 0.2। समझ में आ गया? अब इधर देखिए बेटा, ये सारणी भी आपको बना लेनी है, ये वाली, है ना। समझ में आ गया? एक तरफ धर्म और एक तरफ क्या? उनका प्रतिशत, है ना। इसके बाद आगे आपको क्या करना है? आगे चलिएगा बेटा, है ना। यहाँ लिख लेना, पॉइंट बना लेना, है ना। बौद्ध धर्म, कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म की सर्वाधिक अनुयायी, बौद्ध धर्म की सर्वाधिक अनुयायी, है ना। या बौद्ध धर्म की जो सर्वाधिक संख्या है मानने वालों की, तो बौद्ध धर्म को जो मानने वाले हैं, इनको मानने वाले जो है बेटा उनकी सर्वाधिक संख्या, ठीक है। यहाँ निकाल देना आप महाराष्ट्र, क्या जाएगा? बौद्ध धर्म की सर्वाधिक अनुयायी जो है लगभग बेटा कौन से राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में पाए जाते हैं। इसके अलावा देखना बेटा कौन सा धर्म, दूसरा नोटिस करना पॉइंट, सिख धर्म, कौन सा जाएगा? सिख धर्म की सर्वाधिक अनुयायी अधिकांशतः भारत में कौन कौन से राज्यों में पाए जाते हैं, है ना। सिख धर्म के, कौन से धर्म के? इससे पहले था बौद्ध धर्म, कौन सा था? बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म की सर्वाधिक अनुयायी मैंने आपको निकाल दिया है, कौन सा राज्य आ जाएगा? महाराष्ट्र। कौन सा जाएगा? महाराष्ट्र। और सिख धर्म के सर्वाधिक अनुयायी या सिख धर्म की सर्वाधिक संख्या, तो यहाँ 3 राज्य निकाल देना आप। एक तो आ जाएगा दिल्ली, एक आ जाएगा बेटा आपका पंजाब, कौन सा जाएगा? और एक आ जाएगा बेटा आपका हरियाणा, कौन सा जाएगा? हरियाणा। ये जो है आपको क्या कर देना है बेटा? निकाल देने हैं। समझ में आ गया? सिख धर्म के अनुयायी बराबर दिल्ली, पंजाब और हरियाणा, ठीक है बेटा। इसके बाद में आगे चलते हैं जैन धर्म के अनुयायियों का, कौन से धर्म के अनुयायियों का? जैन धर्म की अनुयायियों का, जैन धर्म की अनुयायियों का सकेंद्रण, जैन धर्म के अनुयायियों का क्या? सकेंद्रण या जमाव, बात एक ही है ना। तो कहने का मतलब जैन धर्म के जो अनुयायी हैं इनका सकेंद्रण जो है राजस्थान की लिख देना सामने, है ना। राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों, राजस्थान के कहाँ पे बेटा? राजस्थान के अधिकांशतः कौन से क्षेत्रों में? नगरीय क्षेत्रों में। राजस्थान के अधिकांशतः नगरीय क्षेत्रों में व गुजरात व महाराष्ट्र, गुजरात व महाराष्ट्र राज्यों में पाए जाते हैं, राज्यों में पाए जाते हैं, लिख देना आप, है ना। तो इसका मतलब जैन धर्म के अनुयायियों का सकेंद्रण राजस्थान के कुछ विशिष्ट नगरीय क्षेत्रों में, इसके अलावा गुजरात और कहाँ पे? महाराष्ट्र राज्यों में इनका जो है सकेंद्रण पाया जाता है या बसाव पाया जाता है, आ जाएगा। इसके बाद में अगला निकालना बेटा यहाँ पे ईसाई धर्म, कौन सा निकालना? ईसाई धर्म, कौन सा निकालना बेटा? और ईसाई धर्म का सकेंद्रण, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ना। ईसाई धर्म का सकेंद्रण जो है, ध्यान दीजिएगा बेटा, ईसाई धर्म का सकेंद्रण निकालना आप यहाँ पे गोवा, क्या जाएगा? गोवा, ठीक है। इसके अलावा आ जाएगा बेटा आपका केरल, क्या जाएगा? केरल। इसके अलावा आगे निकालें तो भारत के अंदर आ जाएगा बेटा कौन सा तट? पश्चिमी तट, ठीक है। और पश्चिमी तट के बाद में आपको यहाँ निकाल रहा हूँ ना, पश्चिमी तट के अलावा यहाँ निकालना बेटा मेघालय, कौन सा जाएगा? मेघालय।
मेघालय के अलावा इसी में आ जाएगा बेटा मिजोरम। कौन सा जाएगा? मिजोरम। और वह आगे और निकाल देना, आ जाता है राज्य बराबर नागालैंड। कौन सा जाता है? नागालैंड आदि राज्य हैं जहां, समझ में आ गया, ईसाई धर्म के अनुयायियों का संकेंद्रण पाया जाता है या जमा पाया जाता है। गोवा, केरल, पश्चिमी तट, ठीक है, भारत का पश्चिमी तट, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, इन राज्यों में याद रखना बेटा ईसाई धर्म का अधिकांशतः कहें तो इनको मानने वाले जो हैं अनुयायियों का संकेंद्रण पाया जाता है। समझ में आ गया? तो देखिए बेटा, बौद्ध धर्म का सर्वाधिक संकेंद्रण महाराष्ट्र आ गया। उसके बाद में दूसरा है सिख धर्म। सिख धर्म के लिए पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, 3 निकाल देना, निकाल दिया। उसके बाद में जैन धर्म। जैन धर्म राजस्थान के अधिकांशतः कौन से क्षेत्रों में? नगरीय क्षेत्रों में आ गया। और नगरीय क्षेत्रों के अलावा गुजरात और महाराष्ट्र में जैन धर्म के अधिकांशतः क्या पाए जाते हैं? अनुयायी पाए जाते हैं। मानने वाले लोग जो हैं सर्वाधिक क्या करते हैं? निवास करते हैं। समझ में आ गया? इसके अलावा जैन धर्म के बाद में है ईसाई धर्म। और कौन सा है? केरल, ठीक है। केरल के अलावा गोवा है, गोवा के अलावा पश्चिमी तट है, और पश्चिमी तट के अलावा मेघालय, मिजोरम और कौन सा है? नागालैंड है। समझ में आ गया? तो इन क्षेत्रों में याद रखना, या इन राज्यों में ईसाई धर्म के या कहें तो बेटा क्या निवास करते हैं? धर्मों को मानने वाले जो है लोग निवास करते हैं, अनुयायी निवास करते हैं। एक और रहना है, कौन सा? मुस्लिम धर्म के अनुयायियों का जमाव या संकेंद्रण सर्वाधिक कहाँ है? भारत के किन राज्यों में है? समझ में आ गया? तो मैं यहीं लिख देता हूँ, मुस्लिम जनसंख्या का, कौन सी जनसंख्या का? मुस्लिम जनसंख्या का, मुस्लिम जनसंख्या का संकेंद्रण। एक तो निकालिए आप सबसे पहले बेटा जम्मू कश्मीर। कहाँ निकालिए? जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर के बाद कॉमा लगाना। जम्मू कश्मीर के बाद में आ जाता है बेटा उत्तर प्रदेश। कौन सा जाता है? उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर के बाद में आगे बेटा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अलावा आ जाता है राज्य पश्चिम बंगाल। कौन सा जाता है? पश्चिम बंगाल। व केरल आदि राज्यों में, है ना, केरल आदि राज्यों में, केरल आदि राज्यों में मुस्लिम जनसंख्या का संकेंद्रण या कहें तो बेटा जमा पाया जाता है। अब मेरा आपसे ये कहना है बेटा, ध्यान दीजिएगा ना, कि जनसंख्या संगठन के अंदर या जनसंख्या संरचना के अंदर जो हम पढ़ रहे थे, दूसरा पॉइंट उठा के चल रहे हैं अपन, धार्मिक संरचना, ठीक है। और भारत को धार्मिक विविधताओं वाला भी क्या कहा जाता है? देश कहा जाता है, क्योंकि भारत में विभिन्न धर्मों और विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग निवास करते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ एक सारणी बनवाई है बेटा, सारणी आपने नोटिस की भी होगी, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, समझ में आ गया, अन्य धर्म और धर्म ज्ञात नहीं, आ गया। इनका प्रतिशत आपको निकाल देना है ना। हिंदू 79.8, ठीक है, 79.8%। उसके बाद में मुस्लिम 14.2, उसके बाद में ईसाई 2.3, ठीक है। उसके बाद में सिख 1.7, उसके बाद में आगे चलिए बौद्ध 0.7, जैन 0.4, अन्य धर्म जिनका प्रतिशत कितना आ गया? 0.7। और लास्ट में बचा ऐसे धर्म जिनका जो है बेटा हमें क्या ज्ञात नहीं है, धर्म ज्ञात नहीं है, उनका परसेंट कितना आ गया? 0.2% आ गया। आगे मैंने आपको क्या निकाला कि बौद्धों का जो सर्वाधिक संकेंद्रण वाला राज्य है महाराष्ट्र, आ गया। इसके अलावा सिख धर्म का सर्वाधिक जो अनुयायी हैं वो भारत के पंजाब, हरियाणा और कहाँ पे बेटा? दिल्ली के अंतर्गत पाए जाते हैं, निकाल दोगे। इसके अलावा जैन धर्म के सर्वाधिक अनुयायी राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में कहें तो बेटा गुजरात और महाराष्ट्र में इस धर्म को मानने वाले अनुयायी निवास करते हैं, आ जाएगा बेटा। अच्छा साहब, उसके बाद में है ईसाई धर्म, और ईसाई धर्म भारत के पश्चिमी तट, गोवा, ठीक है, पश्चिमी तट, गोवा और केरल राज्य, समझ में आ गया, ये वाला है ना, भारतीय रेखा मानचित्र में ये वाला तट मैंने आपको बार बार बता रखा है बेटा, पश्चिमी तट है, समझ में आ गया। और इसी पश्चिमी तट पर भारत का एक छोटा सा राज्य है ना, महाराष्ट्र और कर्नाटका की लगभग बॉर्डर पर इधर छोटा सा राज्य है, पश्चिमी तट पर आता है गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा क्या है? राज्य है, बता दी मैंने आपको ना, गोवा आ गया। और गोवा के बाद में यही नीचे देखो बेटा, ये छोटा सा राज्य है केरल, आ जाएगा। इसी तट पर नीचे नीचे आ जाता है ना, ये वाला राज्य कौन सा है? केरल, समझ में आ गया। तो यहाँ अधिकांशतः याद रखना बेटा। आगे और निकालें तो और राज्य निकाले हुए मैंने आपको, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, ये उत्तरी पूर्वी राज्य हैं। उत्तरी पूर्वी राज्य का मतलब इधर देखना बेटा, ये राज्य अधिकांशतः यहाँ निकल के आते हैं इधर उत्तरी पूर्व में, समझ में आ गया। तो मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, इन राज्यों में भी याद रखना बेटा ईसाई धर्म को मानने वाले जो हैं अधिकांशतः क्या निवास करते हैं? अनुयायी निवास करते हैं, आ गया। और एक और आपको मैंने समुदाय निकाला, कौन सा? मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम जनसंख्या का जो सर्वाधिक संकेंद्रण है बेटा, वो अधिकांशतः भारत के जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और केरल राज्यों में इनका क्या पाया जाता है बेटा? सर्वाधिक अनुपात कहें तो बेटा सर्वाधिक जो है जनसंख्या पाई जाती है। बोलो यहाँ तक आपको जो है बेटा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। इसके बाद आगे देखना बेटा, है ना, इसी धार्मिक संरचना में हमें एक छोटी सी बात और एंट्री करनी है ना। देखना क्या करना है कि यहीं मिटाल के मैं आप तो लिख लेना, ऐड कर लेना आप आगे, है ना, जहाँ भी चल रहे हैं आप, है ना। तो क्या बात नोटिस करनी है, ध्यान दीजिएगा बेटा, है ना। बात यह है बेटा, सर्वाधिक
सर्वाधिक हिंदू की जनसंख्या या सर्वाधिक हिंदुओं की जनसंख्या वाला राज्य बराबर, मैं यहाँ निकाल रहा हूँ बेटा आपको हिमाचल प्रदेश, निकाल दिया मैंने आपको, है ना, हिमाचल प्रदेश 95.43%। ये बात और नोटिस करनी है आपको, है ना। इसके अलावा आगे नोटिस करना क्या बात निकालनी है, सबसे कम, ठीक है, सबसे कम हिंदू जनसंख्या वाला राज्य, ये चीज़ भी आपको नोटिस करनी है, हिंदू जनसंख्या वाला राज्य, ठीक है। इसमें राज्य आएगा बेटा मिजोरम। कौन सा आएगा बेटा, मिजोरम, और परसेंट लिख देना 3.55, कितना है 3.55, ठीक है। आगे देखिए बेटा, अगला पॉइंट आपको इसी इकाई के अंदर धार्मिक संरचना के अंदर क्या नोटिस करना है बेटा ना, सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या बराबर, सबसे पहले निकालें आप लक्षद्वीप, क्या निकालें बेटा, लक्षद्वीप, ठीक है। और लक्षद्वीप में भी निकाल दें, कितनी है 94 पॉइंट कितना बेटा 92%। और लक्षद्वीप के साथ साथ यहाँ एक और राज्य निकाल देना बेटा, जम्मू कश्मीर। कौन सा निकाल देना, जम्मू कश्मीर। और यहाँ पे भी निकाल देना, कितना है 96.97%। एक और राज्य, सर्वाधिक में 2, एक तो लक्षद्वीप और एक जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब यहाँ देखना अगला पॉइंट आपको क्या नोटिस करना है, सबसे कम, क्या करना है बेटा, सबसे कम मुस्लिम जनसंख्या बराबर निकाल देना। यहाँ पे भी दोबारा से वही राज्य आने वाला है जो हिंदुओं के लिए आया था ना, मिजोरम। कौन सा जाएगा, मिजोरम। और परसेंट जरूर निकाल देना, लगभग कितना 1.14%। ध्यान दीजिए बेटा, अब आपको उम्मीद करता हूँ धार्मिक संरचना समझ में आ गया होगा ना, सारणी से समझ में आ गया होगा। सारणी के अलावा मैंने आपको यहाँ थोड़ा और बताया हिंदुओं के बारे में ना, कि ईसाई धर्म का सेकेंडरी यहाँ सर्वाधिक पाया जाता है, हिंदुओं का यहाँ पाया जाता है, या कहें तो मुस्लिमों का यहाँ पाया जाता है, सिख धर्म के अनुयायी यहाँ सर्वाधिक पाए जाते हैं, बता दिया। ये चीज़ें और नोटिस करना बेटा आप, समझ में आ गया क्या नोटिस करनी है, ध्यान दीजिएगा। सर्वाधिक हिंदुओं की जनसंख्या वाला राज्य, समझ में आ गया, जहाँ सर्वाधिक हिंदुओं का प्रतिशत निवास करता है हिमाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। समझ में आ गया, कितना 95 पॉइंट निकाल दिया मैंने आपको, परसेंट जरूर कोष्टक में वहां पे लिख देना, 95.43। समझ में आ गया। और हिंदुओं की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, समझ में आ गया, हिंदुओं की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य मिजोरम। प्रश्न कितना आएगा 0.55 लिख दिया मैंने आपको ना, 0.55 ये आ गया। और राज्य कौन सा आ गया, मिजोरम, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न आगे निकालिए कि सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाले राज्य लक्षद्वीप। कौन सा जाएगा पहला, लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप में कितना आ गया 94.92 लिख रखा मैंने परसेंट आपको ना, 94.92 आ गया। इसके अलावा लक्षद्वीप के बाद में एक और एक्स्ट्रा निकाले यहाँ पे ना, मुस्लिम जनसंख्या के बारे में, जो सर्वाधिक कहें तो सर्वाधिक जहां भी क्या पाई जाती है, मुस्लिम जनसंख्या पाई जाती है। समझ में आ गया। तो वो भी कौन सा जाएगा आपका, जम्मू कश्मीर। कौन सा जाएगा, जम्मू कश्मीर। कितना है 66.97% आ गया। और सबसे कम मुस्लिम जनसंख्या वाला राज्य बराबर मिजोरम। कौन सा जाएगा, मिजोरम। कितना है प्रतिशत वहां पे 1.14%। बोलो यहां तक आपको जो है बेटा टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है बेटा। तो ये हो जाता है बेटा अपने कौन सी संरचना, धार्मिक संरचना, ठीक है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, अन्य धर्म ज्ञात नहीं। मेरे कहने का मतलब बार बार एक ही बात निकल के आ रही है कि भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले जो हैं क्या निवास करते हैं, अनुयायी निवास करते हैं। समझ में आ गया। भारत में किसी भी एक धर्म को, समझ में आ गया, विशेष धर्म का क्या नहीं दिया गया, दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। संविधान की दृष्टि में सभी धर्म के लोग कैसे माने जाते हैं, समान माने जाते हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ ये हो जाता है आपका बेटा क्या, धार्मिक संरचना। समझ में आ गया। इससे अगला जो अपन पढ़ेंगे, इससे अगला जो अपना पॉइंट है इकाई के अंदर जनसंख्या संगठन या जनसंख्या संरचना की विशेषताओं के अंदर, तो वो है बेटा ग्रामीण नगरीय संरचना। कौन सा है बेटा, ग्रामीण नगरीय संरचना, ठीक है। नोटिस करना आप कॉपी के अंदर, है ना। तो ग्रामीण नगरीय संरचना का मतलब क्या है बेटा, कि ग्रामों में कितने परसेंट जो है जनसंख्या निवास करती है। समझ में आ गया। ग्रामीण नगरीय जनसंख्या का मतलब यह है कि एक तरफ तो हमें ग्रामीण जनसंख्या का अध्ययन करना है, समझ में आ गया, और एक तरफ जो है हमें नगरीय जनसंख्या का क्या करना है, अध्ययन करना है। समझ में आ गया। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत ये निकालना है, और एक नगरीय जनसंख्या का हमें क्या निकालना है बेटा, प्रतिशत निकालना है। तो यहां मैं आपको जनसंख्या संरचना की तीसरी विशेषता है, समझ में आ गया, जनसंख्या संगठन या जनसंख्या संरचना की तीसरी विशेषता है, जिसका नाम है ग्रामीण, मैं लिख देता हूं, आप भी नोटिस करना बेटा, ग्रामीण नगरीय
ग्रामीण नगरीय संगठन, ग्रामीण नगरीय संगठन ये बन जाता है आपका ना। तो सबसे पहली बात आप नोटिस करना बेटा ग्रामीण नगरीय संगठन के अंदर क्या रखना बेटा, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की इकाई के अनुसार, जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार ध्यान दीजिए, है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में, कहाँ पे बेटा, ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में मैं यहाँ लिख रहा हूँ परसेंट, ये आपको भी याद हो जाना चाहिए, 31.16। वे नगरीय क्षेत्रों में, वे कहाँ पे बेटा, वे नगरीय क्षेत्रों में, कहाँ पे भाई, वे नगरीय क्षेत्रों में क्या रखना बेटा, 68.84, 68.84% जनसंख्या क्या करती है बेटा, निवास करती है, निवास करती है। कभी कभी बोर्ड के एग्जाम के अंदर छोटे छोटे प्रश्न बनकर आ जाते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है क्या करती है, निवास करती है। ऐसे यहाँ ये भी बन जाता है कि ये भी बतलाइए कि नगरीय क्षेत्रों में कितने प्रतिशत जो है क्या करती है, जनसंख्या निवास करती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी है बेटा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आज भी याद रखना बेटा, वर्तमान में लगभग 31.16% जनसंख्या जो है कहाँ निवास करती है, गांवों में निवास करती है। समझ में आ गया, कहें तो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। जबकि याद रखना बेटा लगभग 84% जनसंख्या जो है याद रखना ये कहाँ निवास करती है, नगरीय क्षेत्रों में क्या करती है, निवास करती है। आ गया। तो ग्रामीण नगरीय संगठन का मतलब हमें ग्रामीण जनसंख्या का अध्ययन करना है और नगरीय जनसंख्या का हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। समझ में आ गया। एक चीज और, जो गांवों में जो लोग निवास करते हैं, मेरा कहने का मतलब जो ग्रामीण जनसंख्या है, समझ में आ गया। तो आपको बताया था मैंने मानव के क्षेत्रक, मानव के जो कहें तो बेटा व्यवसाय, मानव के द्वारा जो है कौन कौन से व्यवसाय किए जाते हैं, मानव जो है कितने प्रकार के व्यवसायों में संलग्न पाया जाता है। समझ में आ गया। मुख्यतः 3 ही निकाल लेना आप तो ना, प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय और तृतीयक व्यवसाय। समझ में आ गया। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय, क्षेत्रक भी कह दीजिए, क्षेत्र कह दीजिए, क्रियाकलाप कह दीजिए, बात एक ही है। समझ में आ गया। तो मेरा कहने का मतलब प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक ना, प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीयक क्रियाकलाप और तृतीयक क्रियाकलाप, कैसे भी कह दो, है ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो ग्रामीण जनसंख्या जो है ये अधिकांशतः याद रखना बेटा कौन से क्रियाकलापों में, पहला वाला निकालना, कौन से क्रियाकलापों में, प्राथमिक क्रियाकलापों या कहें तो प्राथमिक व्यवसायों की जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं में संलग्न पाई जाती है। जैसे कृषि, खनन कार्य, आखेट करना, मछली पकड़ना। समझ में आ गया। खनन कार्य क्या आ गया, खनन कार्य आदि क्रियाओं में जो है ग्रामीण जनसंख्या जो है अधिकांशतः याद रखना बेटा क्या पाई जाती है, संलग्न पाई जाती है, या कहें तो प्राथमिक व्यवसायों के अंदर संलग्न पाई जाती है। आ गया। जबकि नगरीय क्षेत्रों में जो निवास करने वाली जनसंख्या होती है ये अधिकांशतः प्राथमिक नहीं लाना। अब समझ में आ गया। अब क्या नहीं लाना है, प्राथमिक नहीं लाना है, आपको लाना है कि नगरीय क्षेत्रों की अधिकांश जनसंख्या जो है याद रखना बेटा द्वितीयक, अगले वाले 2, समझ में आ गया, द्वितीयक व तृतीयक व्यवसायों में क्या पाई जाती है, संलग्न पाई जाती है। समझ में आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे भी बताओ थोड़ा अंतर आया कि नहीं आया, समझ में आया। तो ग्रामीण जनसंख्या तो प्राथमिक व्यवसाय में, जबकि कौन सी, नगरीय जनसंख्या जो है याद रखना बेटा द्वितीयक व तृतीयक व्यवसायों में क्या पाई जाती है, संलग्न पाई जाती है। समझ में आ गया। तो बना कि नहीं बना, ग्रामीण नगरीय संरचना बन गया। क्या बन गया बेटा, ग्रामीण नगरीय संरचना। ठीक है बेटा। यहां से आगे जो है बेटा आपको अगला जो अपना नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जल्द ही, उसके अंदर जो है इसी टॉपिक को यहां से आगे बढ़ाऊंगा मैं, है ना बेटा। कि ग्रामीण नगरीय संगठन 2011 की जनगणना के अनुसार ये तो आप नोटिस कर ही लेना कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितने परसेंट, 31.16% जनसंख्या जो है क्या करती है, निवास करती है। वह नगरीय क्षेत्रों में 68.84% जनसंख्या जो है क्या करती है, निवास करती है। समझ में आ गया बेटा। घर पर रहें, स्वस्थ रहें। समझ में आ गया। कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आपको जाने की कतई भी जरूरत नहीं है। समझ में आ गया। बस जैसा आपको यहाँ से है ना, जितना बेस्ट आपको यहाँ से पढ़ाया जा रहा है, आप घर पर जो है बेटा अपनी नोटबुक के अंदर बराबर नोटिस करते रहें, अशुद्ध ना लिखें। फील्ड में मैं जब जा रहा हूँ बेटा, देख रहा हूँ पीछे से, तो आप कहीं ना कहीं अशुद्ध उतार रहे हैं, है ना। कई लड़कों की कॉपी मैंने देखी है, बच्चियों की भी देखी है बेटा, तो गलत आंकड़े ना उतारें, बिल्कुल आराम से उतारें, ध्यान से पढ़ें, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है आपको, है ना बेटा। ठीक है। टेक केयर बेटा, बाय बाय।